नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी बांध की सुदृढ़ता के साथ ही आम जनता की सुविधा के लिए बांध पर सड़क का निर्माण किया गया ताकि आम जनता सुबह शाम नदी के शुद्ध वातावरण में टहल सके और योग व्यायाम कर सके। वहीं लाखों रुपए के खर्च से सोलर लाइट भी लगाई गई, लेकिन इस सोलर लाइट पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोलर लाइट के इन खंभों पर जहां बैटरियां लगी हुई थी, वहां से बैटरियां अब गायब हैं। बांध पर लगे एक भी सोलर लाइट में बैटरी नहीं है, जबकि इस इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस गश्त लगाती है। बावजूद इसके चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पुलिस की नाक के नीचे से सोलर लाइट की बैटरियों को लेकर फरार हो गए। मजेदार बात यह है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जिला न्यायालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप से गुजर रहे बांध पर लगी सोलर लाइट भी चोरी हो गई, जिस कारण शाम होने के बाद बांध पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, जिससे टहलने आए लोगों को अंधेरे के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं आम जनता के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि सोलर लाइट की जगह बिजली की लाइट लगवा दी जाती तो शायद बांध क्षेत्र इस प्रकार अंधेरे में ना होता। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस समस्या का समाधान कैसे करती है। जनता से यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार खर्च कर रहा है वो तो हम लोग का ही ऊपर कर रहा है, तो वो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ हम लोग कैसे बचाए, संरक्षण करें, वो अपना जिम्मेदारी है। तो हम लोग को भी सोचना चाहिए कि इस बारे में कि अपना शहर को कैसे अच्छा रखे, क्योंकि अगर ये हम लोग चोरी कर रहे हैं तो ये अपना ही पैसा चोरी कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो किसी दूसरे का तो नहीं। खुद का पैसा है तो खुद ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे घर का सामान आदमी खुद ध्यान रखता है, ये भी तो अपना ही है, तो खुद ही ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले आम जो जनता है उसको भी जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने अपना काम किया, सरकार ने लाइटें ज़रूर लगाई होगी जब उसने जब ये शुरुआत की होगी। उसके बाद इसका ठीक है देखभाल करना स्थानीय प्रशासन का काम है। कहीं ना कहीं उनकी भी कमी होगी, और साथ में मैं ये भी बोलूँगा जो आम जनता है उसको भी ध्यान देना ज़रूरी है कि किसी ने तो इसको खराब किया ही होगा। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी बांध की सुदृढ़ता के साथ ही आम जनता की सुस्वास्थ्य के लिए बांध पर सड़क का निर्माण किया गया ताकि आम जनता सुबह शाम नदी की शुद्ध वातावरण में टहल सके, योग व्यायाम कर सके। आम जनता के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि सोलर लाइट की जगह बिजली के लाइट लगवा दी जाती तो शायद बांध क्षेत्र इस प्रकार के अंधेरे में न रहता। वैसे भी जितनी बार भी सोलर लाइट लगाई जाए उसका हाल यही होने वाला है, क्योंकि इतनी लंबी बांध पर सोलर लाइट को सुरक्षा प्रदान करना पुलिस अधिकारियों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होगा। अब देखना ये होगा जिला प्रशासन इस समस्या का समाधान कैसे करती है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ के लिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया। इस आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और नागरिक भी घायल हुए। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के रिशोपुरा इलाके में हुई। मारा गया आतंकी निसार खांडे हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से पहली फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया। शुरुआती गोलाबारी के दौरान सेना के 3 जवान और 1 नागरिक गोली लगने से घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत अभी फिलहाल स्थिर बनी हुई है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन का आतंकवादी कमांडर एचएम निसार खांडे मारा गया है। वहीं मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल, गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मारे गए आतंकी के बैकग्राउंड का पता लगा रही है। गौरतलब है कि इस घटना से पहले आतंकियों ने बेगुनाह गैर कश्मीरी मुसलमानों को अपना निशाना बनाया था और शोपियां जिले के अगला जैनोपुरा इलाके में आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें 2 गैर कश्मीरी मजदूर जख्मी हुए थे।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर बनी सहमति पर वीआईपी ने एक अहम बयान दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि सरकार इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी करे ताकि जातीय जनगणना भी हो जाए और जनता पर इसका कम से कम भार पड़े। देव ज्योति ने कहा है कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में हमेशा से रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी पहले ही इस बात की भी घोषणा कर चुके हैं कि अगर राज्य सरकार अपने बूते पर जातीय जनगणना करना चाहती है तो वो पार्टी फंड से 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में जातीय जनगणना करने पर सरकार के ऊपर 500 करोड़ का खर्च आएगा, जिसे बढ़ाकर 2000 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ऐसे में सरकार के राजकोष के ऊपर भारी भरकम दबाव बन सकता है और अगर राज्य सरकार चाहे तो इसके लिए कुछ और उपाय भी कर सकती है। देव ज्योति ने सलाह देते हुए कहा कि राज्य सरकार को कुछ ऐसी पहल भी करनी चाहिए ताकि तमाम एमपी, विधानसभा सदस्य और विधान पार्षद के फंड से भी एक निश्चित राशि जातीय जनगणना कराने के लिए राज्य सरकार उपयोग करे। इससे एक तरफ सरकार के पास फंड एकत्र होगा, वहीं दूसरी ओर आम जनता पर भारी दबाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा में फंसी राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की जीत सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी ने बड़ी पहल की है। नाराज वरिष्ठ नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई के करीबी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने उनसे बात की है। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई की नाराजगी दूर करने के लिए राहुल विदेश से लौटने के बाद उन्हें मिलने का समय दे सकते हैं। बता दें कि 5 जून तक राहुल की वतन वापसी हो जाएगी और राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 10 जून को होनी है। ताजा संकेतों के मुताबिक आसार यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अदावत के बावजूद बिश्नोई राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के साथ नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को माकन ने भी नाराज चल रही हरियाणा कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई से बात की। सूत्रों के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई माकन को उनके पक्ष में वोट करने का भरोसा दिलाया है। वैसे अजय माकन और कुलदीप बिश्नोई के बीच निजी रिश्ते भी करीब 2 दशक पुराने हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावनाओं को देखते हुए पार्टी को उम्मीद है कि सभी 31 विधायक ही नहीं, कुछ अन्य विधायक भी कांग्रेस के हक में ही वोट करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कांग्रेस को कम से कम 34 वोट मिलने की उम्मीद है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। गुरुवार को प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल रहा है। रणनीतिकार ने दावा किया है कि पूरा बिहार शराब पी रहा है, लेकिन बिहार के सीएम को लगता है कि नियम पूरी तरह से माना जा रहा है। बता दें कि वैशाली जिले के हाजीपुर में अपने जन सूरज अभियान के तहत एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार में शराबबंदी की विफलता पर प्रशांत किशोर ने चुटकी लेते हुए कहा कि पूरा बिहार पी के मस्त है और राजा को लग रहा है कि शराबबंदी लागू है। किशोर ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो गई है। बिहार के ट्राई स्टेट होने के बावजूद यहाँ चाहने वालों को आसानी से शराब मिल जाती है, इसीलिए बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो रही है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वहीं बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए चुनावी रणनीतिकार ने गुरुवार को राज्य में शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो गई है। साथ ही पोल चलाया जिसमें प्रशांत किशोर ने उत्तरदाताओं से अपने प्रस्ताव में हाँ या नहीं में जवाब देने के लिए कहा। इस पोल पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर अपनी राय दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला शुरू करने पर विचार कर रही है। सरकार पिछले महीने यहां एक विरोध प्रदर्शन के दौरान फेडरेशन पर हमले की साजिश रचने के लिए इमरान खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला चलाए जाने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राना सनाउल्लाह खान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की विशेष समिति की एक बैठक में
गुरुवार को इमरान खान और अन्य के खिलाफ उनके आजादी मार्च के बाद राजद्रोह का अभियान चलाने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। उनके आजादी मार्च के बाद राजधानी इस्लामाबाद में कई स्थानों पर हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। बता दें कि सरकार पर समय पूर्व चुनाव के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से 25 मार्च को ये मार्च निकाला गया था। यह हालांकि अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़प हुई। यह हालांकि अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़प हुई। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार इमरान खान और अन्य के खिलाफ उचित कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार द्वारा संचालित एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान की एक खबर के अनुसार समिति को पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के मार्च और फेडरेशन पर हमला करने की साजिश के बारे में जानकारी दी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मसलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे। एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि घर का पता कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सीधे तौर से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि देश में महंगाई बढ़ गई है और लोगों की कमाई कम हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों का कल्याण नहीं होता। प्रधानमंत्री ने 6.5 करोड़ कर्मचारियों के वर्तमान और उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ कमाई घटाओ मॉडल को लागू किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि बैंक मैनेजर, शिक्षक और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी है उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अयम कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाए प्रधानमंत्री जी। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे पहले 1 जून को भी ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला था। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि बसपा ने पहले ही रामपुर से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, जबकि आजमगढ़ सीट पर पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं अब कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस के प्रदेश में संगठन नहीं होने की वजह से इन दोनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया गया है। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी राज्य में हुए उपचुनाव पार्टी ने नहीं लड़ने का फैसला लिया था। माना जा रहा है कि प्रदेश में कोई संगठन अभी पार्टी का नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अभी पार्टी संगठन राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने का इंतजार कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी पूरी तरह से यूपी में अभी सक्रिय नहीं हो पाई हैं। उनका प्रयास है कि पहले राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का लक्ष्य रखा जाए। बता दें कि राज्य में बसपा रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि पार्टी ने पहले ही आजमगढ़ के लिए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।